अमेरिकाज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कनाडा हो, अमेरिका हो, खास तौर पर यहाँ दुनिया भर के लोग आन के बसे हुए हैं। ये मामला सिर्फ अमेरिकाज का ही नहीं है। अमेरिकाज के जो सेटलर फाउंडर हैं, यानी हमारे यूरोपियन एंसेस्टर्स, उनके देशों में अमेरिका से भी कहीं कहीं ज्यादा दिखता है, कुछ देशों में। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नेचुरल भी है, लेकिन मेरी ओपिनियन में अननेचुरल तब बनती है जब हम एज अमेरिकन, एज यूरोपियन अपनी आइडेंटिटी, जो नई आइडेंटिटी है, उसको भुला के अपनी एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी को अपने ऊपर हावी करना चाहें। ये है वो बातें जो आज मैं हमारे सूझवान मित्र दोस्त राजीव सिंह जी से करूंगा। स्वागत करता हूं राजीव सिंह जी का अमेरिका से, यूएसए से। जब मैं अमेरिका कहता हूं तो जाहिर है उसमें हम मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका तीनों आ जाते हैं, बल्कि पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, वी ऑल लिव इन अ ग्लोबल विलेज। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज भी आप हमें समय दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इंग्लिश सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज में, रादर ज्यादा हिंदी में इसलिए बातें करें कि हमारी ऑडियंस एक तो ज्यादा वो है, दूसरा ये नई कॉम्प्लेक्स रियलिटीज है जिसमें हम आज सब जी रहे हैं। मैं अभी एक नॉवल मैंने लिखना मुकम्मल किया, ग्लोबल विलेज इन 2026 एंड बियॉन्ड। तो soon it will be published. I'll share my copy with you, राजीव जी। तो ये बताइए कि अमेरिकाज और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मैं छेड़ना चाहता हूँ जिस नुक्ते को सबसे पहले, वो है ज़ोहरान ममदानी। अभी अब्दुल अल सईद की प्राइमरी में विक्ट्री। अब ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आएंगे तो उनको मैं अरेस्ट कर लूंगा। फिर वो उसने कहा कि मेरा ये मैंडेट नहीं है, मगर मेरे लिए बड़ा हर्टफुल उसका स्टेटमेंट था कि तुम अमेरिका की पॉलिटिक्स में मेयर हो यंग एज में, ये बहुत बड़ा तुम्हारा कारनामा है। तुम्हारा बाप इस्माइली मुस्लिम बैकग्राउंड से है, माँ तुम्हारी पंजाबी हिंदू है। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी बीवी सीरिया की है। इतने तुम डाइवर्स हो, इतने तुम मल्टीकल्चरल हो, तो तुम्हें तो ग्लोबल विलेज की बात करनी चाहिए, ना कि अपने क्लैन के मसाइल पे तुम्हें फोकस होना चाहिए। न्यूयॉर्क इज अ सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके इश्यूज को डील करो, ना कि तुम्हारा ये एजेंडा होना चाहिए कि दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मैं उसको अरेस्ट करूंगा। तो चलिए, मेरे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को आप कैसे आगे लेके चलेंगे राजीव जी? जी, ताहिर जी, glad to be here again. So thank you for the warm welcome you gave me. मुझे नहीं पता था कि आप एक नई किताब लिख रहे हैं, so I'm equally excited to see what thesis you are putting forward. So would love to read it at some point. आपने अमेरिकाज की बात करी ताहिर जी, आई एम ग्लैड कि आपने उसमें लैटिन अमेरिका को भी जोड़ा, ब्राजील, अर्जेंटीना, आपने उसमें मेक्सिको को भी जोड़ा। एक जो चीज़ कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट्स को इन सारे और मुल्कों से अलग बनाती है वो रही है कि हमारा इमिग्रेशन कहाँ से हुआ इन देशों में। तो इमिग्रेशन हर जगह हुआ है, ब्राज़ील में भी हुआ है, अर्जेंटीना में भी हुआ है, लेकिन प्राइमरीली यूरोपियन कंट्रीज से हुआ है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की खूबी ये रही कि इन्होंने इनिशियल वेव ऑफ इमिग्रेशन जो 1800 के आसपास, 1750 के आसपास जो हुआ था, 1600 के आसपास, जो कि प्रेडोमिनेंटली यूरोपियन कंट्रीज से था, उसको जब इन्होंने 1950s अर्ली 1900s में खोला तो पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। और वही कारण है कि हम जैसे लोग, ब्राउन स्किन लोग, कनाडा और अमेरिका में आए हुए हैं। तो ये जो एक फर्क है अमेरिका कनाडा के इमिग्रेशन में और लेट्स से मेक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राजील के इमिग्रेशन में, यहां से ये बुनियादी जो डिफरेंस है, यहां से हमारी राजनीति, हमारी पॉलिटिक्स अलग बढ़ती है। क्योंकि अगर आप उनकी पॉलिटिक्स देखेंगे, चाहे वो ब्राजील रहा हो, चाहे अर्जेंटीना या मेक्सिको रहा हो, उनके यहाँ वो रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं आ पाई जो हमारे यहाँ पे।
वो प्राइमरीली कैथोलिक रहे। थोड़ा सा अगर अंतर है तो बस ये है कि साहब ब्राजील में पोर्चुगीज बोल लेते हैं और बाकी जगह सब स्पेनिश बोलते हैं। तो उसको अब आप कंपेयर कीजिए कनाडा से, उसको आप कंपेयर कीजिए यूनाइटेड स्टेट्स से। हमारे यहाँ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, भारत से भी, हमारे यहाँ चाइना से भी लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ सोमालिया से भी लोग आ रहे हैं। पूरा 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 विश्व, पूरी दुनिया हमारे यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। विच ब्रिंग्स मी टू ममदानी साहब। ममदानी जी का जो आपने विवरण दिया, जो परिचय दिया कि इतने परिवार में इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं और उसका वो प्रोडक्ट निकल के आए हैं, ममदानी जी को हमें देखना चाहिए कि उनकी आइडेंटिटी कहाँ से आ रही है। ममदानी जी की आइडेंटिटी आ रही है न्यूयॉर्क से, जिसकी अपनी पॉलिटिक्स ही अलग है, स्टेट की भी अलग है, और अगर आप न्यूयॉर्क सिटी को देखेंगे तो उसकी तो पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अलग है। ममदानी की आइडेंटिटी आ रही है रिलीजन से। ममदानी की आइडेंटिटी आ रही है फ्रॉम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ, लेट्स से, द डिवाइड बिटवीन द जूइश एंड इस्लामिक वर्ल्ड। ममदानी की आइडेंटिटी आ रही है पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक, पॉपुलिस्ट सोशल मूवमेंट से। तो ममदानी की जो आइडेंटिटी है वो इन अ वे इज अ माइक्रोकॉज्म, एक छोटी सी झलक है आज के अमेरिका की राजनीति की। तो आई एम ग्लैड कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि आप आज अमेरिका में या कनाडा में, चाहे आप टोरंटो चले जाएं, चाहे आप लॉस एंजलिस चले जाएं, जो हमारे इमिग्रेशन सेंटर्स हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, जहां पे बाहर से ज्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं और पिछले 50-60 साल से आ रहे हैं, ये वहां की भी राजनीति। अभी मैं बस इतना ही कहूंगा। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि उनकी जो आइडेंटिटी आ रही है वो इनफैक्ट वो जो डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड है, उससे। लेकिन मिडल ईस्ट में तो वो शायद रहे हो, मैं श्योर नहीं हूं, मगर उनका ताल्लुक मिडल ईस्ट से नहीं है। उनके दोनों पेरेंट्स का ताल्लुक, इनफैक्ट जो उनकी हेरिटेज है वो भारत से है। जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है वो भी हाफ एंड हाफ है। माँ पंजाबी हिंदू है, बाप की हेरिटेज गुजराती इस्माइली है, और इस्माइली मुसलमानों में रिलेटिवली प्रोग्रेसिव लिबरल लोग समझे जाते हैं। मगर वो अपनी आइडेंटिटी को बार बार खुद ही कहते हैं कि आई एम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर। जी, अपनी माँ को भी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस आइडेंटिटी की प्रोडक्ट होता जैसा कि वो है, तो शायद मैं तो अपनी माँ से ज्यादा जुड़ा होता, बाप से भी 1% ज्यादा, जो नेचुरल है। बच्चे जनरली नॉर्मली अपनी माँ से जरा 1-8% ज्यादा ही जुड़े होते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे कोई माँ बाप में भी कोई डिवीजन पैदा नहीं करना चाहता अपनी कन्वर्सेशन में, सिर्फ मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ कि वो जैसे अपनी माँ की आइडेंटिटी, भले से वो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए एज अ चाइल्ड ऑफ टू पेरेंट्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कि मैं अपने आप को एक से जोड़ूं और दूसरे को जैसे मैं नेगेट कर दूं। और जबकि मेरा तल्लक भी मिडल ईस्ट से नहीं है, मैं फलस्तीनी भी नहीं हूं, मैं तो अपने माँ बाप जो इंडियन हेरिटेज के हैं, मैं जब जीतता हूं, यानी ममदानी जब जीतते हैं, तो वो गाना भी भारत के बॉलीवुड का वहां पे चलाते हैं, वहां पे कोई फलस्तीनी सॉन्ग भी नहीं चला रहे। तो ये जो माइंड सेट है, प्रिसाइजली नाउ फोकसिंग ऑन ममदानीज दिस एटीट्यूड, आप कैसे देखते हैं कि आप आते हैं भारतीय बैकग्राउंड से, गाना भी आप भारतीय चला रहे हैं और नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आपका तो कोई ग्रीवियंस नहीं बनता उनके साथ। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें 2-3 पहलू हैं ताहिर जी। पहला ये है कि एक्सपीरियंशियली, मैं अगर अपने अनुभव से बात करूं, मैंने आज तक कभी किसी मुस्लिम
इंटरफेथ मैरिज जिसमें फादर मुसलमान हो और मदर हिंदू हो, फॉर श्योर मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जो गैर मुसलमान बने। और आई थिंक वो बहुत इजीली उसका एक देखिए, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं कि जहां तक उसका कोई अगर जस्टिफिकेशन है तो वो ये है कि, और ये शायद सारे ही एब्राहमिक फेथ्स में है, क्रिश्चियनिटी में भी है, जुडाइज्म में भी है, जुडाइज्म में हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन इस्लाम में तो शायद सबसे ज्यादा है, कि आप दीन के हैं और आपको दीन के पास जाना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप औरों को भी दीन में लेके आए। तो एक बहुत मिशनरी जील है। जब आप एक ऐसी मिशनरी जील के सब्सक्राइबर हैं, के अनुयायी हैं, के फॉलोअर हैं, तो टू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा मुसलमान ना बने वुड बी ए टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो मैं ज़ोहरान के मुसलमान होने का मेरे अंदर कोई ब्लिप नहीं किया मेरे रेडार पे। ये दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड ग्रोइंग अप। दिस इज आई हैव नेवर सीन वन केस वेयर दिस इज नॉट द केस। अब बात बनती है इंडियन आइडेंटिटी की और बॉलीवुड की। तो ज़ोहरान इज ए पॉलिटिशियन। जहां पॉपुलिस्ट और पॉपुलिज्म की हम बात करते हैं, खाली हम सोशल पॉपुलिज्म और इकोनॉमिक पॉपुलिज्म की बात नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ही इज इन द बिजनेस ऑफ अट्रैक्टिंग माइंड्स एंड वोट्स। और न्यूयॉर्क की अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें तो उसमें इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, इनका एक बहुत बड़ा वोटर ब्लॉक है। और मीडिया बीइंग मीडिया, जो कि शायद 90s में ही ऑलरेडी इंडिया के बॉलीवुड ने एक अपने को स्थापित कर लिया था, एक अपनी पोजीशन बना ली थी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, is nothing more than a tool at this point. So it is not about love of music, it's not about identifying संस्कृति से कोई अपना परिचय रखना या आइडेंटिटी मेंटेन करना। इट इज प्योरली ए टूल ऑफ कन्वीनियंस कि आप लोगों को वो दे रहे हैं जो जिससे वो वाकिफ है, और वो है बॉलीवुड। सो बिटवीन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड ए टूल ऑफ building a social movement, we have in Mamdani a very interesting combination of someone who seems, or you would expect, as you said, कि इनके अंदर थोड़ी भारतीय वैल्यूज होनी चाहिए, थोड़ी सेक्युलर वैल्यूज होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। और इसमें कोई ताहिर जी गलत भी नहीं, ये उनकी चॉइस है। जिस डेमोग्राफी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दे वुड एक्सपेक्ट ऑफ देम। तो अब आता है तीसरा मुद्दा नेतन्याहू का। ये जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर आप पूरे दुनिया के इंटरफेथ रिलेशंस देखें तो यहूदियों के खिलाफ बड़े इंटरेस्टिंगली हर जगह उनके साथ एंटी-सेमिटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है, और इस पर हमें कभी चर्चा करनी चाहिए, कि ये यूरोप के लोग ज्यूज को क्यों हेट करते हैं। अगर आप रिलीजियस सब्सक्रिप्शन या अडियरेंस को अलग हटा दीजिए, बहुत सारे ज्यूज तो व्हाइट हैं, लेकिन येट दिस इज ए व्हाइट ऑन व्हाइट, सो टू से, डिस्क्रिमिनेशन, लूजली स्पीकिंग। तो इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे कि यूरोप के व्हाइट लोग यूरोप के ज्यूज को क्यों हेट करते हैं, वहां जो 1920, 1930, 1940 में ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी। लेकिन अगर आप ज्यूज की हिस्ट्री देखिए तो सन 690 के आसपास, या जब भी 700 मान लीजिए, उसके बाद से तो दिस हैज बिन ए पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट। जेरूसलम पे हर एक ने अटैक किया, जेरूसलम पे पर्शियंस ने अटैक किया, जेरूसलम पे रोमन्स ने अटैक किया, जेरूसलम पे इजिप्शियंस ने अटैक किया, जेरूसलम पे अरब्स ने अटैक किया। तो वो जो एक एंटी ज्यूइश हेट्रेड है, जिसको आप एंटी सेमिटिज्म भी बोल सकते हैं,
वो अब एक, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में देखते हुए कि अब वो जो है वो एक रिलीजियस डिवाइड बन चुका है. What may have started, what certainly started as a political battle has turned into an identity battle right now. और वो आइडेंटिटी ओशंस क्रॉस करती है. वो आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगी, वो आपको अब अमेरिका में भी देखने को मिलेगी. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इसको और प्रोपेल कर रहा है. जी, आपने बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की. देखिए, सोशल मीडिया का तो नेचर ही ऐसा है, अब हमें उससे यूज टू होना होगा. सोशल मीडिया जो कुछ भी कर रहा है वो हम ह्यूमन बीइंग्स के हाथों में अब है कि हम किस तरह इसको मैनिपुलेट करें, क्योंकि सोशल मीडिया हमें मैनिपुलेट कर रहा है. बट हमें अब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो तो अलग डिबेट है, उस पर भी आने वाले दिनों में हम अलग से बातचीत कर सकते हैं. आपने कहा कि जो नाजीज़म है और जो हमने हिटलर से पहले और हिटलर के बाद आज भी हमें यूरोप में दिखता है, वो भी अपनी जगह पे एक सैड रियलिटी है. लेकिन मैं यूरोप काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ. जो आम यूरोपियन है वो अब ज्यूज के साथ हमदर्दी भी रखता है. अब दो तरह के यूरोपियन जो हैं वो ज्यूज के साथ हेट रखते हैं सैडली. एक तो लेफ्ट के लोग, दूसरे एक्सट्रीम राइट के लोग. और हम अमेरिका में भी यही सिचुएशन देखते हैं, कनाडा में भी यही सिचुएशन देखते हैं. चलिए, ये तो अलग से एक डिबेट है. आपने बड़ी अच्छी बातें की. आपने कहा कि जहां पे भी इंटरफेथ मैरिजेस हुई, स्पेशली मुस्लिम्स with any other religion, तो 99.9% यही आउटकम है कि वो जो उनकी आगे की जनरेशन है वो मुस्लिम विचारधारा पे चलती है. हालांकि इस्लाम कोई सिविलाइजेशन का नाम नहीं है, इस्लाम एक फेथ क्लब का नाम है. क्रिश्चियनिटी भी फेथ क्लब का नाम है. जुडाइज्म एक सिविलाइजेशन बनी. हमारे सनातनी जो सिविलाइजेशन के डिफरेंट शेड्स हैं वो सिविलाइजेशन है. जैसे मैं हूँ, मैं खुद को समझता हूँ कि आई कॉल माई सेल्फ आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ. वो फेथ क्लब है, जैसे कोई रोटरी क्लब का मेंबर होता है. मेरी सिविलाइजेशन, मैं दिल से कन्विंस हूं कि वो हिंदू है, हिंदू ही रहेगी. तो अब ये बातें चलिए अपनी जगह पे. अब मैं ज़ोहरान ममदानी से थोड़ा स्विच करते हुए मैं अब्दुल अल सईद की तरफ भी आता हूँ. ज़ोहरान तो अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे. मिस्टर अब्दुल तो पैदा हुए, डेमोक्रेट की अभी मिशिगन से वो जीते हैं प्राइमरी, और चांसेस हैं उनके कि वो शायद पहले कोट अनकोट मुस्लिम सेनेटर बने. जब वो बार बार मीडिया लिखता है कि ही कुड बी अ फर्स्ट मुस्लिम सेनेटर, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो वो सेनेटर है. अगर वो सेनेटर बनते हैं, वो हिंदू सेनेटर बनते हैं, कोई ज्यूश सेनेटर बनता है, वो मेरे लिए बात की बात होनी चाहिए. मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट बात यह कि एज अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन, अब्दुल अल सईद कैसे है, जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या उनका विचार है, जो अमेरिका के बारे में उनका क्या विचार है. जब वो अपने अमेरिका के बारे में अपने विचार में बताते हैं तो वो कहते हैं इजराइल को आर्म सेल बंद होनी चाहिए, इजराइल जीनोसाइड कर रहा है. तो इस तरह की बातें अमेरिका के कुछ वाइट लेफ्ट के पॉलिटिशियन भी करते हैं, आई डू अंडरस्टैंड. लेकिन जब फिर ये बार बार कहते हैं कि ये और उनके सपोर्टर कि ये पहले मुस्लिम सेनेटर हो सकते हैं अमेरिका, और फिर उसके बाद तो शाये करना चाहिए ना कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मैं मुस्लिम ब्रैकेट हूं, मैं अमेरिकन के तौर पर सामने हूं. वो भी इसको प्राउडली आगे लेके चलते हैं. तो जो मैं इस आज की कन्वर्सेशन में अपना आउटपुट आपको दे रहा हूं या इनपुट आपके लिए पेश कर रहा हूं, दोनों ही कह लीजिए,
इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या मेरा ये समझना फेयर है कि अगर मैं उनको एज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन देखूं और वो भी मुझ तक एज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन आए तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा रेलेवेंट लगता है। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो विद इन अमेरिका कुछ अपनी ही पर्सनल सी जो पॉलिसियां लेके चल रहे हैं, तो इन एंगल्स को आप अपनी कन्वर्सेशन में कैसे लेके चलेंगे? जी ताहिर जी, आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पे हम एक हफ्ता सीधे बात कर सकते हैं। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। उसका कारण यह है कि जब आप अमेरिकन, और जब मैं अमेरिका बोल रहा हूं तो शायद मैं कनाडा के बारे में भी बात कर रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जब हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो कुछ शब्द हमारी वोकैबुलरी में जुड़ चुके हैं, जैसे कि एक्सेप्शनलिज्म। आपने सुना होगा अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। आपने एक और शब्द सुना होगा, इंडिविजुअलिज्म। और भी दो चार चीजें और हैं। लेकिन जो मुद्दा मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस आइडिया कि अमेरिका में आके आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाएं, ये एक मिथ्या है, ये एक फैलेसी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको इतिहास में, हिस्ट्री में ये बताया होगा कि कुछ लोग यूरोप से जब प्रताड़ित हुए, जब उनके ऊपर अत्याचार हुए, जब उन्होंने अपने आप को बॉक्स्ड फील किया अपने रिलीजन को ना प्रैक्टिस कर पाने के लिए, और मैं शायद प्रोटेस्टेंट्स की बात कर रहा हूं, तो वो अमेरिका आए। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका में आप एक्सपेक्ट करेंगे, जैसा कि हिस्ट्री में हमें नैरेटिव बताया जाता है, कि यहां पे लोग आके विल बिकम लेस रिलीजियस। लेकिन अगर आप अमेरिका का इतिहास देखिए तो यहां पे वी हैव बिकम मोर रिलीजियस। जितने डिनोमिनेशंस क्रिश्चियनिटी के अमेरिका में इजाद हुए, बने, स्थापित हुए, उतने तो यूरोप में भी नहीं है। आप एक तरफ कैल्विनिस्ट को ले लीजिए, आप दूसरी तरफ बैप्टिस्ट को ले लीजिए, आप लूथरन्स ले लीजिए, आप कैथोलिक्स ले लीजिए, आप मॉर्मन्स को ले लीजिए, और मतलब 25-26 हैं। वी आर ए क्रूसिबल ऑफ experimentations on all fronts, not just science and technology, but also social identity. अगर मैं उस लेंस से अमेरिका को देखूं, ममदानी की, अल सैयद की पॉलिटिक्स को देखूं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, तो इट इज जस्ट फॉलोइंग इन लाइन विद द वेरी सेम अमेरिकन माइंडसेट। अमेरिका इज ए डीपली रिलीजियस कंट्री। ये जो हमें बताया जाता है कि अमेरिका में रिलीजन नहीं है, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ रिलीजन, चर्च एंड स्टेट है, कुछ हद तक ठीक है। ये हमेशा से रहा है, लेट्स एक्नॉलेज इट। आज से 100 साल पहले एक कैथोलिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। मेरे ख्याल से जॉन एफ कैनेडी पहले प्रेसिडेंट रहे जो कैथोलिक थे, एंड येट ही मैनेज्ड टू ब्रेक दैट रिलीजियस बैरियर। आज से 125 साल पहले तक अमेरिका में, स्पेशली इन मैसाचुसेट्स एरिया, न्यू इंग्लैंड एरिया, एक रिलीजियस टेस्ट होता था आपको अगर ब्यूरोक्रेसी में घुसना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कुछ अमेंडमेंट्स बनने के बाद ये चेंजेस आए हैं, लेकिन ये चेंजेस हमारे लीगल सिस्टम में आए। और वी आर ए वेरी, हम तो लॉयर्स की सोसाइटी। उसका कारण यह है कि आप लॉ बनाते हैं, वो अपनी जगह होता है, लेकिन समाज की जो डायनेमिक्स होती है वो अपनी जगह होती है। क्योंकि समाज की डायनेमिक्स अपनी जगह होती है, इसलिए उस पर लीगल चैलेंजेस खड़े किए जाते हैं और उनको हम कोर्ट्स में जाके सॉल्व करते हैं। यही डायनेमिक्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की है। अब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपकी रिलीजन पे भी हो सकती है, रेस पे भी हो सकती है, आपके LGBTQ इश्यूज पे भी हो सकती है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये बात ये है कि kudos to Al Sayed and Mamdani for standing up to their identity, for being proud of their identity, for being extremely transparent about their identity, and showing the entire country and telling the entire country of what their story is. If you think about it,
ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कमेंटरी है, ये हमारे राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन पे कमेंटरी है, ये हमारी एसिमिलेशन और रादर एक्सेप्टिंग इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन फ्रेंडली कल्चरल फैब्रिक की खूबी है। तो वो कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है। ये आपको और मुझे शायद आपत्ति हो सकती है इस चीज से। वो इसलिए है ताहिर जी कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं, और थोड़ा उससे 20-30 साल पहले, अमेरिका में, यूरोप में, बट मोर सो अमेरिका में, वी वेंट थ्रू दिस आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। और शायद उससे 100-200 साल पहले यूरोप में रेनेसांस हुआ। तो क्रिश्चियनिटी इन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट ड्यूरिंग रेनेसांस। एक टाइम पे आपने अगर ये बोल दिया कि साहब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, तो आपको डेथ सेंटेंस मिलता था यूरोप में। वो यूरोप में परिवर्तन आया। 200 साल बाद अमेरिका में एनलाइटनमेंट में ये परिवर्तन आया कि हम थोड़े से ज्यादा टॉलरेंट हो गए दूसरे फेथ्स के बारे में। तो क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत रैपिड ग्रोथ हुई, क्योंकि लैंड में बहुत एक्सपेंशन हुआ। कैलिफोर्निया, अगर आप वेस्ट में फ्रंटियर की तरफ आते, आज से 100-125 साल पहले कुछ नहीं था, बीहड़ जंगल थे, बिल्कुल वीरान रेगिस्तान थे। इस जगह पे आके लोग अपनी नई आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के साथ। यहाँ तो पहाड़ काटने थे, रेल लाइन बिछानी थी, खेत बनाने थे। उसमें अगर मैं और आप अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे लड़ने लगे तो मामला बिगड़ जाता है। तो वो डिफरेंसेस नहीं आए। अपॉर्चुनिटी थी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी। उस सब तैश में, उस सब जज्बे में अमेरिका ने ये चूज किया कि हम अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को थोड़ा बैकफुट पे करेंगे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं इस देश में। जिसे अमेरिकन ड्रीम बोलते थे, बहुत लोगों को अपने हाथ से स्लिप आउट होता हुआ दिख रहा है। अब हमारे यूथ को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो शायद आज से 50 साल पहले थी। मैं लोगों को उदाहरण देता हूं, आप डिट्रॉइट सराउंडिंग एरियाज में चले जाइए, आज भी आपको ऐसे नेबरहुड्स मिलेंगे जहां पे 2500 स्क्वायर फुट का घर, आधे एकड़ पे पूल के साथ। और ये उनका था जो फोर्ड की असेंबली लाइन पे काम करते थे। आज की तारीख में आप पीएचडी करके निकल आइए और आप 5 साल नौकरी कर लीजिए तो भी आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मेंटेन कर सकते। ये है अमेरिकन ड्रीम, जिसको लोग बोलते हैं स्लिपिंग अवे। जब हम ऐसे सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जहां पे हम रिसोर्सेस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या तो काम करता है, या फिर यू मेक श्योर दैट द अदर डजंट सर्वाइव एंड यू गेट द अपर एज। क्लास सिस्टम्स बनने लगते हैं, फाइनेंशियल क्लासेस, पॉलिटिकल क्लासेस। तो जो हम न्यूयॉर्क, मिशिगन और भी जगह होता हुआ देख रहे हैं, टेक्सास, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज ए मिरर टू व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। इट इज इंडिकेटिंग टू अस दैट something else is slipping out of the American system. It could be the American dream, it could be the exceptionalism, it could be whatever else sociopolitically that is happening. लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद जो ममदानी और अल सैयद हैं, they are a reflection of pluralism of America, openness of America, the legal system of America. That's who they are. जी, आप ठीक कह रहे हैं, फेयर है आपकी बात कहना कि पूरी दुनिया से जो लोग कनाडा, अमेरिका में आके बसे, वो अपनी जो एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी है वो उस पर फोकस करते हैं। मुझे भी अपनी एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी पे बहुत गर्व है। मैं पंजाबी हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसको कीप करना, उसके फूड को, उसके कल्चर को। लेकिन मुझे सिर्फ वहां पे इशू आता है जब हम कैनेडियन या अमेरिकन समाज में पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी आइडेंटिटी के तौर पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। तो मेरी ये इच्छा होती है कि मैं उसमें
कैनेडियन इंटरेस्ट को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखूं। मेरी ये इच्छा होती है कि अगर मैं अमेरिकन होता, तो अगर मैं पॉलिटिक्स में आता या पब्लिक लाइफ में आता, तो मैं शायद अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन आइडेंटिटी को उस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखता, दूसरी आइडेंटिटी को साइड पे ले जाता। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अब जो हमारे हिंदू बैकग्राउंड के लॉ मेकर्स हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, ये 3 देश खास तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अच्छे खासे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग लॉ मेकर्स बनते हैं, डिफरेंट एंसेस्ट्री के लोग लॉ मेकर्स बनते हैं। मैं कनाडा में क्लियरली देखता हूँ कि जो हिंदू बैकग्राउंड के एमपीज हैं, फॉर इंस्टेंस, या एमपीपीज हैं, वो कोई हिंदू इशू की बात होगी, हिंदू फोबिया की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी, तो वो उस पर कमेंट्री करते हुए शायद होते हैं, रादर वो बात ही नहीं कर रहे होते। फॉर इंस्टेंस, कश्मीर के मसला पे एक डिस्प्यूट बनाया ना पाकिस्तान ने भारत के साथ। पाकिस्तान के बैकग्राउंड के जितने लॉ मेकर्स हैं कनाडा में, फॉर इंस्टेंस, वो तुरंत 1 सेकंड में पाकिस्तान के लिए बोलना शुरू हो जाते हैं। जो हिंदू बैकग्राउंड के लॉ मेकर्स हैं, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज में, चाहे फेडरल सरकार में, वो बात ही नहीं करते, जैसे ये उनका मसला ही नहीं है, एकदम से वो वहां पे कैनेडियन बन जाएंगे। अच्छा, इसी तरह हिंदू फोबिया की कोई बात नहीं करेंगे, वही जो हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस्लामोफोबिया की बात जरूर करते रहेंगे। अमेरिका में भी मैंने जो हमारी बैकग्राउंड के, जो हमारी एंसेस्ट्री के जो लॉ मेकर्स हैं, उनको जो मैं देखता हूँ प्रेस में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो भी मुझे शाई शाई से दिखते हैं। तो ये क्या कारण है, इस पर जरा जरूर बात कीजिए। आई थिंक इसके 2 पहलू हैं ताहिर जी, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम इस पे खुल के चर्चा करें। इसमें पहला पहलू ये है कि अगर आप एक हिंदू या एक धार्मिक बैकग्राउंड के, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, शैवाइट हो, वैष्णवाइट हो, जो भी हो, इस्कॉन वाले हों, उनसे अगर आप परिचय रखते हो, तो आपको एक चीज जो देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि उनकी अपनी अवेयरनेस, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके कारण बहुत है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए है कि अपने आइडेंटिटी, अपने धर्म के बारे में सीखने के कोई माध्यम ज्यादा उनको कभी मिले नहीं। भाई, स्कूलों में कोई चर्चा नहीं होती इस बारे में, ना आपके इंस्टीट्यूशंस आपके हाथ में रहे। मैं भारत में जैसे बात कर रहा हूं, कुछ राजनीति ऐसी रही कि वोट बैंक की राजनीति में, अगेन मैं भारत की बात कर रहा हूं जहां से ये इमिग्रेंट्स कनाडा में और अमेरिका में आए हैं, कि वहां पे माइनॉरिटीज के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए उनके इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट किया गया, और मेजॉरिटी को ये बताया गया कि भाई तुम तो ज्यादा हो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, एक कदम ले लोगे तो क्या बात हो जाएगी, बड़े भाई हो। वो वाली राजनीति थोड़ी सी पेट्रोनाइजिंग रही। तो हमारे, अगर आप भारत में रिलीजियस टेक्स्ट देखें तो उनके साथ बड़ा शत विक्षेप हुआ कि म्यूटिलेशन बहुत हुआ। ये किताब में आज आप, पता नहीं आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं जानकारी है, पर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि साहब क्या रामायण में उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण का है या बाद में ऐड किया गया है। तो हमारे यहाँ तो हजारियों साल से ये चर्चाएं चली आ रही हैं कि ऑथेंटिक क्या है। चलिए, आपके अपने लोगों ने किया तो बात अलग है, लेकिन जब बाहर के लोगों ने आके किया तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। हमारे यहाँ प्लूरलिज्म वो हमेशा से रहा भारत में, जिसका अर्थ ये हुआ कि हमने कभी दूसरे के साथ बैर नहीं किया, लेकिन हमारे पास दूसरे के लिए कुछ अनड्यू फियर्स भी नहीं रहे। भाई, अगर आप सुबह उठ के 3 बार चक्कर मार के पूजा करें या दूसरा आदमी ना करे, इससे मेरे जीवन पे कोई ना तो फर्क पड़ रहा है, ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ना आपकी वो प्रथाएं मेरी प्रथाओं को बदल रही हैं।
आप ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, कोई बात नहीं। जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं वहां पे ये समझना कि देयर आर आइडियोलॉजीज, देयर आर फेथ्स आउट देयर दैट बिलीव इन प्रोसेलिटलाइजेशन, दैट बिलीव इन कन्वर्जन, दैट बिलीव इन मिशनरी मूवमेंट्स, वो थोड़ा एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है, वो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस गैप है। ये वो स्टॉक है जिसमें से लोग निकल के कनाडा, अमेरिका, यूरोप पहुंचे। और कनाडा, अमेरिका, यूरोप की एक मिसअंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट धार्मिक लोगों में ये रही और ईस्ट में लोगों की ये रही कि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा फेयर, बहुत इक्विटी बेस्ड, सबको समान तरीके से देखने वाले लोग रहे हैं। ये सिस्टम्स बहुत इक्विटेबल हैं। लेकिन ये समझना कि ये सिस्टम्स इक्विटेबल नहीं है, इन सिस्टम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है, इन सिस्टम्स में भी अपने अपने ग्रुप को प्रेफरेंसेस देने की आइडियोलॉजी है, की मानसिकता है, ये समझने में बहुत समय लगता है। ये हो गई एक साइड। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट दीज सिस्टम्स आर, what their strengths and weaknesses are, is a genuine lack within the immigrant community in Canada and America. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि आपको अपना फेथ कभी नहीं बताया गया, आपको अपना फेथ कभी ढंग से पढ़ाया नहीं गया, आपको अपने फेथ के बारे में बचपन से ये बताया गया कि अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आप तो मिडिवल एज की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्निटी देखो, साइंस देखो, आपको तो साइंटिफिक होना चाहिए, तो आपको अपने फेथ के बारे में भी कुछ नहीं पता है। और जो तीसरी चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि इसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि एक क्रिश्चियन है वो चर्च जा रहा है, एक मुस्लिम है वो हर वीक एंड पे फ्राइडे को मस्जिद में कॉन्ग्रेगेट हो रहा है, ज्यूज हैं वो सिनेगॉग में जा रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपने कम्युनिटी से मिलके अपने मुद्दों पे चर्चा करना। उनकी कम्युनिटी में एक दूसरे से वाकिफता बहुत है, एक परिचय बहुत है एक दूसरे से। वो अपने इश्यूज को विदाउट हेजिटेशन एक ज्यू दूसरे ज्यू से, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन से, चर्च के बाहर जहां प्रेयर खत्म हुई वो अपने डिस्कस करते हैं। बहुत टाइम तो ये भी होता है कि पास्टर्स हुए या इमाम्स हुए वो लेके आते हैं कुछ मुद्दों पे जिस पे कम्युनिटी का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप धार्मिक स्थलों पे जाइए, चाहे आप गुरुद्वारे में जाइए, चाहे आप मंदिर में जाइए, आप एक जो चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि वहां पे बस एक परिवार आया, शायद वो भी पूरा परिवार नहीं होता है, आए, बैठे, हाथ जोड़े और उठ के चले गए। दूसरे से बात नहीं करना, दूसरे से चर्चा नहीं करना, एक दूसरे को ना जान पाना, 6 महीने में एक बार मंदिर जाना। तो ये इतने बड़े सोशल गैप्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को पीछे घसीट के ले जाते हैं। ये कारण है कि एक एब्राहमिक फेथ का अनुयायी जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ज्यू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर स्किल है कि उसको अपने मुद्दों पे जो उसकी लाइफ के लिए मैटर करते हैं वो दूसरे से कैसे डिस्कस करना है। एक सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन के पास वो स्किल्स नहीं है। वो अपने पड़ोसी से भी नहीं बात कर सकते कि साहब सड़क पे कूड़ा पड़ा है, इसको कैसे साफ किया जाए। ये इसके पीछे सोसाइटल ड्रॉबैक्स रहे हैं जो 100 साल से ऐसा। हम एक ऐसे समाज से, एक ऐसी सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं जहां पे दिस वाज ऑर्केस्ट्रेटेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज रहते तो ऑक्यूपाइंग इंपीरियल पावर्स राज नहीं कर पाती। तो हमको उन देशों में आज से 100 साल, 150 साल पहले, 500 साल पहले से सिस्टमैटिकली अलग किया गया है, और वो उसका रिफ्लेक्शन आप आज यहां देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत फेयर बातें कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा कि अभी रिसेंट वीक्स में मेरा एक फ्रेंड जो एमराती है, जो अरब है, वो कनाडा का विजिट कर रहा था, तो वो मुझे भी मिलने आया। तो कहने लगा कि आई एम शॉक टू सी कि मुस्लिम बैकग्राउंड के इतने लोग कनाडा की पार्लियामेंट में और कनाडा की प्रोविंशियल असेंबलीज में हैं, अमेरिका में भी हैं, यूके में तो खैर पुराना एक
सिलसिला चला आ रहा है। तो मैंने उसको ऐसे ही छेड़ा, मैंने कहा कि कोई ऐसा चांस है कि तुम्हारे यूएई में भी कभी पार्लियामेंट बने और जो बाहर के लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिलना शुरू हो और वो भी वहाँ पे एमपीज बने, व्हाटएवर यू कॉल देम। तो उन्होंने कहा कि बात ये कि हम तो जो नेटिव एमरातीज हैं वो तो 10-15% है और बाकी तो सारे ही हमारे यहाँ बाहर की दुनियाओं से आए हुए लोग काम करते हैं। अगर हमने अपनी सोसाइटीज को इस तरह ओपन अप कर दिया तो फिर हमारा शेख तो कोई भी वहां पे रहेगा नहीं, हम तो बाहर बैठे हुए रेडी लगा के केले बेच रहे होंगे। फिर तो हमारा पूरे का पूरा अरब पेनिनसुला जो है टेकन ओवर बाय आउटसाइडर्स। अच्छा, इस बात को सोचते हुए और देखते हुए अब मैं जो बात आगे जोड़ना चाहता हूँ और आपकी ओपिनियन भी इसमें लेना चाहता हूँ। अमेरिका एक यूनिक सोसाइटी है, कनाडा से भी और यूरोप से भी। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जैसे आपने पीछे कहा कि अमेरिका एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है, आई टोटली एग्री विद यू। और उस डीपली रिलीजियस सोसाइटी में बहुत बड़ा जो चंक है, जो शेयर है, वो क्रिश्चियनिटी का है। फिर जुडाइज्म की वाइब्रेंसी है और जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी वैसे भी एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड है, जिसको हम जुडा क्रिश्चियन कल्चर बोलते हैं। और कोई बहुत फर्क नहीं है, ना दिखने में फर्क दिखता है हम आउटसाइडर को। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अगर हम उनका इतिहास देखें तो वो अरबों के साथ भी बिजनेस करते रहे, वो चाइनीज के साथ भी बिजनेस करते रहे। पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने एक राइट विंग की पॉलिटिक्स को चूज किया। अगर हम उनका पुराना इतिहास देखें तो वो तो जिसे कहते हैं रेसलिंग कराने वाले, ब्यूटी पेजेंट कराने वाले बड़े लिबरल आदमी हैं, क्योंकि ये तो वही आदमी कर सकता है जो सारी कम्युनिटीज के साथ काम करे। लेकिन उन्होंने एकदम से चूज किया कि जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने कि मैं जो है राइट की पॉलिटिक्स में खेलूंगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं उनकी सेकंड टर्म है जिसमें वो क्या खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, वो अरबों को भी गले लगाते हैं एज लॉन्ग एज दे ब्रिंग मनी टू हिज टेबल, और साथ साथ वो राइट की पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि ये जो हम कॉम्प्लेक्स बातें कर रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रिसाइजली इन द यूएसए, अगर हम उस पर फोकस करें, और ट्रंप का टर्न, और ट्रंप ने सदा तो प्रेसिडेंट नहीं रहना, ट्रंप ने चले जाना है होपफुली इन नेक्स्ट 2.5 years सॉर्ट ऑफ। तो ये अमेरिका में एक तरफ ममदानी, अब्दुल अल सईद, इससे पहले इल्हान उमर, रशीदा तालिब, और कुछ ऐसे मुस्लिम लोग जो मुस्लिम नेम नहीं है मगर वो भी मुस्लिम है, जैसे शायद वो कीथ एक या कांग्रेस मैन है। तो आपको फ्यूचर जो है अमेरिका में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वो क्या दिख रहा है? क्योंकि अमेरिका अलोन एक बुक छपी थी मार्क स्टाइन की, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी यहाँ के एक न्यूज़पेपर में लिखा, कनाडा के न्यूज़पेपर में। तो उसने मार्क स्टाइन का थीसिस ये, जो अब फॉक्स में काम करते हैं, ही हैपेंड टू बी माय फ्रेंड इन द पास्ट, आई एम नॉट इन टच विद हिम, ही इज स्टिल माय फ्रेंड। तो उसमें उन्होंने थीसिस ये लिया कि सिर्फ अमेरिका ही वाहिद देश है जो अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी या जुदा क्रिश्चियन कल्चर के लिए, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियन बात नहीं की, के लिए फाइट करेगा और खड़ा होगा। तो मेरी बहुत सी बातें मैंने आपके साथ अपनी कन्वर्सेशन में की है। तो आप मेरा थीसिस ये है कि फ्यूचर क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अमेरिका में, प्रिसाइजली इन द यूनाइटेड स्टेट, इन द फेस ऑफ रिलीजियोसिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। जी, ताहिर जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जब भी किसी संवाद में जाते हैं तो, और राजनीतिक संवाद में, तो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि लेफ्ट और राइट के बीच में एक सेंटर भी है। ये इसलिए जरूरी है इस पे रोशनी डालना क्योंकि अमेरिका में चाहे जितने भी हम फार लेफ्ट या फार राइट की बात करें, अगर आप ये देखें कि पावर में कौन आता है,
और इन्फ्लुएंस किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो सेंट्रिस्ट लोग आते हैं। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें बहुत इशू बेस्ड अलग अलग दौर में मुद्दे उठते हैं। वो लेफ्ट वाले फार लेफ्ट जाते जाते हैं, प्रोग्रेसिव बनते जाते हैं, और राइट वाले फार राइट बनते जाते हैं। और कभी वो मुद्दे गन से कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं, कभी अबॉर्शन से रिलेटेड होते हैं। अब आपने इल्हान उमर का नाम लिया, तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है वो सोमाली इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी है। वो मुद्दा कहाँ से आया? वो मुद्दा आया क्योंकि साहब हमने एक जंग छेड़ी, हमने एक 90s में इतना बड़ा मिशन किया जिसने सोसाइटी को डिस्टेबलाइज किया। फिर उसमें हमारी क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं कि भाई लोगों को सफरिंग नहीं होनी चाहिए, फिर हम उनको असाइलम देते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका को कई मॉडल्स की तरह देखा जा सकता है। एक मॉडल अमेरिका का ये देखना है कि ये एक रंगमंच है, ये एक स्टेज है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि अमेरिका इज एन आइडिया। आपने ये भी सुना होगा लोग कहते हैं कि अमेरिका इज एन एक्सपेरिमेंटेशन। मैं उसमें एक और चीज जोड़ता हूं कि अमेरिका इज अ स्टेज। इस पे बहुत सारे परफॉर्मर्स आते रहते हैं, और हाँ उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी और आपकी तालियां और वाहवाही के लिए अपनी पोजीशन स्टेज पे बदलते रहते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप साहब की ना तो लेफ्ट आइडेंटिटी थी ना राइट आइडेंटिटी थी। अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसमें उनकी आइडेंटिटी थी पैसा, जैसे कि बहुत अमेरिकन की है। मेजॉरिटी अमेरिकन की आइडेंटिटी इज मनी, एंड दिस इज ए ग्लोबल फिनोमिनन बाय द वे। इट जस्ट सो हैपेंड that at the time that he decided to run for office, the right was a ripe fraction for him to go to, क्योंकि राइट डिसऑर्गेनाइज था और लेफ्ट बहुत ऑर्गेनाइज था क्लिंटन एंड स्पेशली हिलरी क्लिंटन के दौरान। एंड दैट्स हाउ ही केम टू बी वेयर ही केम टू बी, एंड देन बीइंग हु ही इज, द मैगा मूवमेंट स्टार्टेड। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उससे जस्ट पहले ओबामा साहब के टाइम पे टी पार्टी मूवमेंट हुआ था, जिसमें राइट बहुत डिसएनफ्रेंचाइज फील करता था, और उन्होंने अपना एक मुहिम छेड़ दी थी कि साहब हमें ये ओबामा केयर नहीं पसंद है, हमें ये सोशलिस्ट नहीं पसंद है, और शायद अंडर कवर्स लेकिन ओवरटली भी कि साहब हमें ब्लैक प्रेसिडेंट भी नहीं पसंद है। ये देश जिनको हमने स्लेव बना के रखा 200 साल, वो आज हम पे राज कर रहे हैं। अगर आप राइट वालों से बात करें तो ये उनकी ओपन एक फियर था। फियर इतना ज्यादा था और इतना इरेशनल था कि ओबामा साहब के इलेक्शन के बाद गन सेल्स बढ़ गई थी। ये भी एक हिस्टोरिक फैक्ट है। तो इस सब में अगेन ताहिर जी, ये मानना जरूरी है कि चाहे आप किसी भी दौर को अमेरिका में देखें, हम हमेशा कल्चर वॉर्स में रहे। आज से 100 साल पहले हमारी कल्चर वॉर्स थी कि साहब ये जर्मन हैं, ये पोलिश हैं, ये आयरिश हैं, ये इटालियन हैं, और उसने हमारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया। उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क की पूरी पॉलिटिक्स वाज इटालियन पॉलिटिक्स, शिकागो की पॉलिटिक्स वाज जर्मन पॉलिटिक्स एंड पोलिश पॉलिटिक्स। बल्कि शिकागो में तो बहुत बड़े दंगे हुए थे आज से करीबन 100 साल पहले, एंड दैट वाज द होल आइडिया कि लोगों को तब ये डर था कि साहब जर्मन टेक ओवर कर लेंगे और जर्मन विल बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका। बहुत सारे दर्शकों को ये बात नहीं पता होगी कि अमेरिका में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है आज भी, लेकिन एट वन पॉइंट देयर वाज अ जेन्युइन फियर कि आपकी बियर भी वहां से आ गई, आपका हॉट डॉग भी वहां से आ गया, अब आपकी लैंग्वेज भी वहां से आ जाएगी और इमिग्रेंट्स भी वहां से आ रहे हैं, वी विल बिकम अ जर्मन नेशन। तो जो ब्रिटिश एंग्लो सैक्सन बैकग्राउंड के लोग थे, उनको वही फियर थे जो आज बहुत लोगों को लेट्स से मुसलमानों से फियर हो रहा है, या हिंदुओं से फियर हो रहा है, या ज्यूज से फियर हो रहा है। पॉइंट इज कि चाहे आप उसे हिंदूफोबिया बोलिए, चाहे इस्लामोफोबिया बोलिए, चाहे एंटीसेमिटिज्म बोलिए, इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फियर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स 100 years ago। फर्क बस इतना है, जहां पे आपने ये चर्चा शुरू करी थी कि कुछ लोगों को अपनी पोजीशन रखना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। बाय एंड लार्ज हिंदूज को अपनी पोजीशन आर्टिकुलेट करने में और अपने इश्यूज के लिए एडवोकेसी करने में
स्किल्स नहीं है, बहुत समस्या है, बहुत हेजिटेशन है, कुछ अनड्यू फियर्स भी हैं। लेकिन अब वो जा रहे हैं ताहिर जी। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में देखिए, अभी मैं हाल फिलहाल के रिजल्ट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि 3-4 कांग्रेशनल रेसेस में इंडियन अमेरिकन ने पार्टिसिपेट किया, स्पेसिफिकली हिंदू अमेरिकन ने पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि एक ग्रुप की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, गलत है, ऐसा ऐसा नहीं है। दिस इज नथिंग आउट ऑफ द नॉर्म। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कल्चर वॉर्स हमारे पास हमेशा से रही हैं, वो कल्चर वॉर्स हमने और आपने अपने समय में मॉर्फ होती हुई देखी। आज से 2 साल पहले तक वो कल्चर वॉर को हम नाम देते थे DEI, वोक पॉलिटिक्स। उससे 2-4 साल पहले तक हम अपनी कल्चर वॉर को नाम देते थे कि साहब ये प्रो गन और राइट विंग और एंटी इमिग्रेंट लोग हैं। तो ये हम करते आए, और ये अब आज की तारीख में रिलीजन के बेसिस पे अगले 5-10 साल चलेगा, अंटिल वी रियलाइज कि देयर इज नो वैल्यू एंड नो गुड अमेरिकन आउटकम आउट ऑफ दिस। दिस हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड। एक और फिनोमिनन चल रहा है ताहिर जी, वो ये हो रहा है, इस पे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी चर्चा करी थी थोड़ी सी। सोशल मीडिया की वजह से, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी लोकल पॉलिटिक्स नेशनलाइज होती जा रही है। इसका मतलब यह है, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आप एक सिटी काउंसिल के इलेक्शन के लिए लड़ते थे तो आपके मुद्दे होते थे कि साहब मेरी सड़क पे गड्ढा है, मेरे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, मेरे पार्क्स खराब हैं, मैं इनको सुधारूंगा। आज भी वैसा ही होता है, लेकिन आज लोकल लेवल पे भी हम ये एनालिसिस करते हैं कि साहब ये किस रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, किस लॉबी के हैं, किस कंट्री से इनका इमिग्रेशन हुआ है। पॉइंट इज कि जो मुद्दे आइडेंटिटी के नेशनल लेवल पे चल रहे हैं वो अब लोकल लेवल पे आ गए। आज की तारीख में अगर एक लोकल लेवल पे कोई शख्स, कोई कैंडिडेट खड़ा होता है या होती है, तो लोग इश्यूज के बारे में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, पहले ये कहते हैं कि ओ शी इज अ हिंदू, या शी इज अ जू, या शी इज अ मुस्लिम, वट एवर इट इज, राइट। ये शायद 20-25 साल पहले नहीं होता था इतना। या आज ये बात करते हैं कि दैट पर्सन इज प्रो इजराइल, दैट पर्सन इज एंटी इजराइल। तो जो हम नेशनल लेवल पे इश्यूज डील कर रहे हैं आज की तारीख में, वो इश्यूज अब हमारे लोकल लेवल पे आ गए। एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय नेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसकी कोरोलरी ये है ताहिर जी कि आवर नेशनल पॉलिटिक्स इज बिकमिंग इंटरनेशनलाइज्ड। तो बात लौट के ये आती है कि मॉडर्न इमिग्रेशन की रियलिटी, मॉडर्न सोशल मीडिया, ट्रांसनेशनलिज्म ने अब हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बना दिया है। आज की तारीख में अगर आपका मेरे से कुछ 36 का आंकड़ा रहा हो, नॉट हियर, इन इंग्लैंड, इन इंडिया, तो वो रंजिश मैं और आप यहां लेके आएंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन अमेरिकन पॉलिटिक्स में हो रहा है, इसीलिए मैं इसको रंगमंच बोल रहा हूं। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। वो तोड़ ये है कि पहले तो हमें यह समझना है कि ये नेचुरल है, लेकिन दूसरा हमको यह समझना है कि हम और आप दर्शक हैं जो ताली बजाते हैं। हम ताली बजाएंगे तो वो उस एक्ट को और अच्छा करेंगे, हम ताली नहीं बजाएंगे तो वो उसको छोड़ देंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अलग हटाना हमारा और आपका काम है। हमारा और आपका काम ये है, हमको ये डिसाइड करना है कि हम एज अ सोसाइटी आज सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनवायरमेंटलिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड एंड टैरिफ उससे लेवल अलग हटके हो गया। फिर अपने लोकल लेवल पे भी अच्छे खासे बड़े मुद्दे हैं। अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, एआई की वजह से, या कहिए टैरिफ्स की वजह से, या हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स डिस्टर्ब हुए हैं उसकी वजह से। इन मुद्दों के लिए हम कैसे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं।
इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए आपको बड़े बड़े इश्यूज से डील करना पड़ेगा जो कि आपकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम या मेडिकेयर फॉर ऑल। अब आप, ठीक है, आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ला सकते हैं इसमें, लेकिन मैं एज अ वोटर ये बोलूंगा कि नहीं साहब, मैं आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट योर आइडेंटिटी इज, कीप इट एट होम। I really don't care if you're a Jew or a Muslim or a Hindu. Tell me how you will fix this issue of unemployment, joblessness, opportunity for youth. इसमें what I'm open to is this idea कि do you have a view of the world given your religious background that you subscribe to, which can be of help for everyone equally, not just people of your own faith, but for everyone, right? तो जिसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि साहब, अगर आप को मेंटल हेल्थ इश्यूज जो क्राइसिस हमारी सोसाइटी में बन रही है उसको एड्रेस करने के लिए, इफ यू हैव सम टेक्निक्स दैट कम फ्रॉम योर कल्चरल बैकग्राउंड, आई एम मोर देन ओपन टू डू दैट। अगर आप चाइनीज अमेरिकन हैं, चाइनीज कैनेडियन हैं, कैनेडियन चाइनीज हैं, अगर आप नेचुरल मेडिसिन, ज़ेन, दाओ, कन्फ्यूशनिज्म, जो भी आपकी विरासत रही है, उससे अगर आप कुछ मॉडल्स लाके अमेरिका को, कनाडा को रिच कर सकते हैं, करिए, लेकिन सबको करिए। तब आप मुझे मत बताइए कि आप खाली मुसलमानों के लिए काम करेंगे, या खाली आप क्रिश्चियंस के लिए काम करेंगे, या खाली जूस के लिए काम करेंगे। दैट इज वेयर वी आर। बहुत बढ़िया आपने बात की कि असल खेल ये है कि अगर आपकी हेरिटेज में अच्छी चीजें हैं और उन अच्छी चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने नए देश में, अपनी नई दुनिया में अप्लाई करें और उसके बेनिफिट सबके लिए लाएं, तब वो बहुत मीनिंगफुल है। तब वो एक तरह से वो जो उसका सिमुलेशन का जो फैक्टर है वो बहुत नेचुरल तरीके से आगे चलता है। आपने अमेरिकन पॉलिटिक्स या हमारे अमेरिकाज की पॉलिटिक्स, प्रिसाइजली अमेरिका और कनाडा में हम कह सकते हैं सेंटरिस्ट का जो रोल रहा, कि सेंटर के जो विचार हैं वो रहे, राइट की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी। हमारी, मैं एक पर्सनल आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, हमारी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा का मैं बहुत एक्टिव रहा, मैं उसके लिए इलेक्शन भी लड़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो भी थोड़े राइट की बजाय ज्यादा सेंटर पे थे, पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत थी, तो हमारी उस कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से एक पार्टी टूटी। हमारे लीडर मैक्सिम बर्नियर, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा भी थे उस वक्त, उसका नाम था पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा। तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आओ मेरी पार्टी ज्वाइन करो। मैं उनकी पार्टी ज्वाइन की, मैंने कनाडा की फेडरल पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन भी लड़ा पर्सनली, और मैंने तय किया कि मैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में नहीं जाऊंगा अपनी कैंपेन के लिए। मैं नहीं किया। हमारी पार्टी भी बुरी तरह हारी, मैं भी बुरी तरह हारा। But politics, in my perception, is not about just contesting an election. It's about sticking to the battlefield. Battlefield में पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ, आइडियाज की battlefield. तो अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, रिसोर्सलेस हो गया हूँ, जरा कम हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स से, लेकिन इन चीजों पे ना सिर्फ मेरी निगाह रही, मैंने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया और अंदर घुस के सिस्टम को देखा। और जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, वो ये समझा कि अब एपिटाइट नहीं है रैशनल पॉलिटिक्स की, या बहुत कम हो गई है। मेरे नजदीक राइट एंड लेफ्ट नहीं रहा, मेरे नजदीक रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के डिफरेंट शेड्स हैं। लेफ्ट में भी रैशनैलिटी के शेड्स हो सकते हैं, इरैशनैलिटी के भी, और राइट में भी रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के शेड्स हो सकते हैं। अब इन सब बातों को ज़हन में रखते हुए आज की हमारी बातचीत को कंक्लूड करते हुए, चूंकि ये बातें ऐसी हैं राजीव जी, आप और मैं करते रहें तो घंटों खत्म ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा एक टाइम होता है, हम व्यूअर्स का उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। इन बातों को कंक्लूड करते हुए, प्रिसाइजली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बातें अब तक हमने की हैं, आपने, मैंने, चूंकि हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम एक दूसरे से पूछते नहीं है,
विचारधारा को शेयर करते हैं। तो जो कुछ अब तक हमने बातें की हैं और जो कुछ आप देख रहे हैं अपने अमेरिका में, अमेरिका का जो पॉलिटिकल फ्यूचर आपको क्या दिखता है? ताहिर जी, आपने ये जो रैशनल और इरेशनैलिटी की बात करी है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे मैं आपसे एक कॉन्वर्सेशन और करना चाहूंगा भविष्य में, फ्यूचर में। डेफिनेटली। ये एक इतना तगड़ा मॉडल है, इतना पावरफुल मॉडल है कि हम जितने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आज की तारीख में बात कर रहे हैं, उसको हम अगर रैशनल और इरेशनल के लेंस से एनालाइज करें तो बाकी सारे मुद्दे सेकेंडरी बन जाएंगे, चाहे वो आपकी एथनिसिटी हो, चाहे वो आपका रिलीजियस बैकग्राउंड हो, चाहे वो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन हो, या जो भी हो, रैशनल एंड इरेशनल। अगर एक चीज अमेरिका, कनाडा या वेस्ट इन जनरल को जाना जाता है तो वो रैशनैलिटी के लिए जाना जाता है। फ्यूचर की आपने बात करी, हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हम बहुत इरेशनल हो गए हैं, हम बहुत इमोशनल हो गए हैं कुछ चीजों के बारे में। तो भविष्य ये है कि अगले हम करीब 20 साल, 15 साल इरेशनल रहेंगे, लेकिन उस इरेशनैलिटी में हमारा और आपका किरदार उन रैशनल माइंड्स वाला होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट करे, लेकिन एट द सेम टाइम ये बोले कि टेल मी एग्जैक्टली हाउ इज इट रैशनल, एंड it may be rational for you, but why would it be rational for 300 million other people? तो आई थिंक हमारे पास एक वो अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका की या वेस्ट की इन जनरल, या अमेरिका से आपने डिस्कशन शुरू किया था, स्ट्रेंथ रही है कि हमने सबको एक्सेप्ट किया और करते रहेंगे। कल कोई और थे, आज कोई और हैं, आने वाले समय में कोई और होंगे। लेकिन एक चीज जो हमारे डीएनए में होना चाहिए वो ये है कि फ्रीडम टू बी हु यू आर, being proud of who you are, tell the world who you are, whether you are a Hindu or a Muslim or a Jew or a Christian, लाउडस्पीकर लीजिए, बोलिए, लेकिन रैशनल रहिए। अगर आपने इरेशनैलिटी की बात करी तो दैट इज नॉट एन अमेरिकन वेस्टर्न वैल्यू। यहां से, इस फाउंडेशन से सारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म हम अगर शुरू करें तो ये रास्ता बहुत बहुत सुनहरा रास्ता है हमारे सामने, लेकिन 10-15 साल थोड़े कठिन है आपके। बहुत अच्छे ढंग से आपने कंक्लूड किया और वाकई ही मैं इस पे बहुत सालों से जोर दे रहा हूं कि असल खेल रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी का है। मैं सोवियत यूनियन में रहा बहुत साल, मैंने कम्युनिज्म देखा, वहां से निकला तो तब तक कम्युनिज्म खत्म हो चुका था। तो मैंने हमेशा वहां पे भी ये स्टर की बात कि लेट्स कम ऑन रैशनैलिटी एंड इरेशनल एस्पेक्ट्स। यही अब हमें प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसके अलावा आने वाले दिनों में राजीव जी, मैं अपने व्यूअर्स को ये हिंट्स देना चाहता हूँ। आप और मैं शायद जो वेस्ट का कल्चरल डोमिनेंट, जो इनका डोमिनेशन वाला मामला है, हेजेमनी। अच्छा, फिर उसमें राजीव जी बेंचमार्क्स इनके हैं। इन्होंने तय करना है कि कौन सी बुक दुनिया की अच्छी है, कौन सी मूवी दुनिया की अच्छी है। इसलिए कि ये स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने बेंचमार्क तय कर दी है। कहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन्होंने तय करना है। मुझे एक बार एक भारतीय ने कहा कि देखो यार, बीबीसी जो है वो हमारी बात को नहीं चलाता हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू पे। मैंने कहा आपको बीबीसी से एक्सपेक्टेशन क्यों है? आपने अपना इंस्टीट्यूशन को बनाया, इंटरनेशनल लेवल का अगर आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डोंट ब्लेम बीबीसी, ब्लेम योर बिजनेस पीपल, ब्लेम योर ओन सिस्टम पीपल। टर्की एक छोटा सा देश है, उनका अपना टेलीविजन इंटरनेशनल लेवल का। कतर इतना सा पार्टिकल लेवल का अगर हम प्लेनेट पे देखें तो देश है, उनका सबसे वाइब्रेंट टेलीविजन नेटवर्क है अल जजीरा। भारत के टेलीविजन इंटरनेशनल लेवल पे है ही कोई नहीं। चीखो पुकार की एक मीडिया की दुनिया है। तो मैंने कहा हम दूसरों से फिर एक्सपेक्ट करते हैं, गिले करते हैं। तो एनी हाउ आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, खासतौर पर अमेरिका की कल्चरल डोमिनेंस, अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस, ये जो ट्रम्प धमकियां देते हैं पूरी दुनिया को टैरिफ की, तो इसका मतलब है कि अमेरिका मैटर कर रहा है ना दुनिया में। फिर पावर डोमिनेंस, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिस पे आने वाले दिनों में राजीव जी, आपकी परमिशन से हम बहुत सी बातें अलग अलग इनको फोकस करके हम रिकॉर्ड करेंगे।
जी, मैं इसलिए आपकी मौजूदगी में व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त दिया, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत हो गई है, फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स के लिए देखते रहना। तो जी। थोड़ा-सा आज हम ब्रेक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में अपनी इन्हीं बातों पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। दिस इज़ फैंटास्टिक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। डेफ़िनिटली। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने राजीव सिंह भाई की, बहुत अच्छी बातें करते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है, हमारी कोशिश होती है कि वीक में एक बार आपके साथ जुड़ें। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राजीव जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पूरी डिस्कशन के दौरान उनका यूट्यूब का जो हैंडल है वो भी आप देखते रहे हैं। आप उनके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी शोज़ दोनों यूट्यूब पे जा रहे हैं, और अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म को सपोर्ट कर सकते हो, तो टैग टीवी के यूट्यूब चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।